हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में मैं अमिताभ स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्वोच्च न्यायालय इंडियन पॉलिटी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। यहां से प्रत्येक एग्जाम में बहुत बार प्रश्न बनता है, इसलिए दोस्तों प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यह मास्टर वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर यहां से प्रश्न आता है तो आप 100% प्रश्न को कर पाएंगे। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करे हैं तो नीचे लाल बटन का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लिए ताकि इसी प्रकार से जीके से रिलेटेड अपडेट मिलती रहे। फ्रेंड्स, यह वीडियो अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक बटन दबा करके जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों, अगर सर्वोच्च न्यायालय की बात की जाए तो सर्वोच्च न्यायालय को ही सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। दोस्तों, भारत की न्यायिक व्यवस्था इकहरी और एकीकृत है, जिसके सर्वोच्च शिखर पर भारत का उच्चतम न्यायालय होता है। यानी कि जो भारत की न्यायिक व्यवस्था के अगर बारे में बात की जाए दोस्तों, तो भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है इकहरी और एकीकृत है, जिसके सर्वोच्च शिखर पर भारत का उच्चतम न्यायालय है। और दोस्तों, जो भारत का उच्चतम न्यायालय है यह दिल्ली में स्थित है। दोस्तों, अगर बात की जाए उच्चतम न्यायालय के बारे में तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय की स्थापना गठन, अधिकारिता और शक्तियों के विनिमय से संबंधित विधि निर्माण शक्तियों का भारतीय संसद को प्राप्त हुआ है। यानी कि दोस्तों, अगर जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की जाए, चाहे गठन की बात किया जाए, चाहे अधिकारिता की बात की जाए, चाहे शक्तियों के विनिमय से संबंधित की बात की जाए, ये जो सभी निर्माण शक्तियां प्रदान की गई है भारतीय संसद को प्रदान की गई है। दोस्तों, और बात की जाए सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में वर्णन किया गया है। तो दोस्तों यहां से भी बहुत बार एग्जाम में प्रश्न बनता है कि जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किया गया है। दोस्तों, अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय में न्यायाधीशों की बात की जाए तो एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। दोस्तों, अगर वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में जो 46वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम है रंजन गोगोई जी है, जो 46वें नंबर पर आते हैं, इसलिए इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों, इस न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो दोस्तों यह राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। दोस्तों, उच्चतम न्यायालय में एक न्यायाधीश होता है और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। इस तरह देखा जाए कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 होती है और इन सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और फ्रेंड्स, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। एक बार नियुक्ति होने के बाद इसके अवकाश ग्रहण करने की जो आयु सीमा है 65 वर्ष है। यानी कि दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यूनतम न्यायाधीश बनने की आयु निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन अवकाश ग्रहण करने की जो आयु सीमा है वह 65 वर्ष निर्धारित की गई है। दोस्तों, अगर बात की जाए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे हटाया जा सकता है, तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को भी हटाया जा सकता है, इसी तरह से भारत के राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है। ये सब प्रक्रिया किस माध्यम के द्वारा हटाया जा सकता है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को साबित कदाचार असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक बहुमत में विशेष बहुमत पारित सम आवेदन के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। दोस्तों, अगर लगता है कि जो भारत की सुप्रीम कोर्ट है यह संविधान का उल्लंघन करता है, तो वह संसद के प्रत्येक बहुमत में, प्रत्येक सदन में, जैसे संसद का 2 सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों के विशेष बहुमत के आधार पर इसको हटाया जा सकता है। और नोट पॉइंट में दोस्तों याद रखिएगा, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, पीएन भगवती थे। यानी कि कब भारत में जब न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा को लाया गया था तो उस समय मुख्य न्यायाधीश पीएन भगवती थे, इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों, आइए देख लेते हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए। यानी कि उच्चतम न्यायालय के अगर कोई व्यक्ति न्यायाधीश बनना चाहता है तो उसको बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। दोस्तों, पहली योग्यता होनी चाहिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरी योग्यता होनी चाहिए वह किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। पहली बात तो वह भारत का निवासी होना चाहिए। अगर न्यायाधीश बनना चाहता है वह भारत का निवासी नहीं है
तो वह सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नहीं बन सकता है। और दूसरी योग्यता होनी चाहिए, वह किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश पद कार्य कर चुका हो। या यह भी हो सकता है कि किसी उच्च न्यायालय अथवा न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका है। अधिवक्ता मतलब वकील, एडवोकेट रह चुका हो, अथवा कानून की दृष्टि से उच्च कोटि का ज्ञाता हो। अगर ये सब योग्यताएं हैं तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बन सकता है। अगर इन सभी में कोई योग्यता नहीं है तो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं बन सकता है। और फ्रेंड्स, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के बाद भारत के किसी भी न्यायालय अथवा किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकता है। फ्रेंड्स, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है, अगर वह अवकाश ग्रहण करता है तो अवकाश ग्रहण करने के बाद वह किसी भी न्यायालय अथवा किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद और गोपनीयता की शपथ जो दिलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। दोस्तों, और भी नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए कि मुख्य न्यायाधीश के राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति के लेकर दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठक बुला सकता है। अभी तक हैदराबाद हो गया और श्रीनगर में इस प्रकार की बैठकें आयोजित की जा चुकी है। यानी कि दोस्तों, इसमें कहा गया है कि जो मुख्य न्यायाधीश होता है राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना ही दिल्ली को छोड़ करके अन्य किसी स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठकें बुला सकता है। अभी तक बैठकें 2 स्थानों पर बुलाया जा चुका है, हैदराबाद और श्रीनगर में बुलाया जा चुका है। यानी कि राष्ट्रपति रहे चाहे न रहे, सुप्रीम कोर्ट की बैठकें बुलाया जा सकता है, बट छोड़ करके दिल्ली के अतिरिक्त। इसको भी याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या क्या है, इसके अधिकार क्या क्या प्राप्त होने चाहिए। दोस्तों, प्रथम है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। दोस्तों, अगर प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की बात की जाए तो यह निम्न मामलों से प्राप्त होता है। पहला, भारत संघ या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवाद। भारत संघ के बीच हो चाहे एक से अधिक राज्यों के मध्य कोई विवाद हो, तो उस समय इसका जो अधिकार प्राप्त है उच्चतम न्यायालय के द्वारा अधिकार प्राप्त किया जाता है, यानी कि विवादों का निपटारा किया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि जो दोस्तों भारत संघ तथा कोई एक राज्य और अनेक राज्यों और एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद, यानी कि भारत संघ तथा कोई एक राज्य भारत संघ के बीच हो, चाहे एक राज्य भारत संघ और कोई एक राज्य के बीच हो, चाहे अनेक राज्य विभिन्न राज्यों के मध्य विवाद हो, अथवा और एक से अधिक राज्यों के मध्य विवाद हो, उन सभी विवादों का जो निपटारा किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है, उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच ऐसी विवाद में जिसमें अनेक वैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित होता है, तो उन सभी मामलों का निपटारा, विवादों का मूल्यांकन या निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है। और दोस्तों याद रखिएगा कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय उसी विवाद को निर्णय के लिए स्वीकार करेगा जिसमें किसी तथ्य या विधि का प्रश्न शामिल होता है। अगर उसमें किसी भी विवाद के निर्णय के लिए कोई तथ्य और विधि का प्रश्न नहीं है तो वह उच्चतम न्यायालय के द्वारा उस विवाद को निर्णय नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट अधिकार है दोस्तों अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय उच्चतम न्यायालय होता है। यानी कि देश की अगर बात की जाए, पूरे देश की बात की जाए तो देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय होता है उच्चतम न्यायालय। इसे भारत के सभी उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है। और इसके अंतर्गत दोस्तों 3 प्रकार के प्रकरण आते हैं, संविधानी हो गया, दीवानी हो गया और फौजदारी हो गया। कौन कौन आता है? संविधानी, दीवानी और फौजदारी 3 प्रकार के प्रकरण आते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। नेक्स्ट अधिकार है दोस्तों परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। परामर्शी दात्री क्षेत्राधिकार में अनुच्छेद 143 के अनुसार कहा गया है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक महत्व के विवादों, सार्वजनिक महत्व का कोई विवाद है वह उच्चतम न्यायालय के परामर्श के अनुसार मान सकता है। यह अनुच्छेद 143 में इसका वर्णन किया गया है। और न्यायालय के परामर्श को स्वीकार या अस्वीकार करना राष्ट्रपति के विवेक
पर निर्भर करता है। यानी कि दोस्तों परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार में बताया गया है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वह सार्वजनिक महत्व का कोई विवाद हो उस पर उच्चतम न्यायालय के परामर्श के अनुसार विवाद का परामर्श मान सकता है। यह आर्टिकल 133 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों क्षेत्राधिकार है उच्चतम न्यायालय का पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार। कोई भी मामला है उस मामले पर पुनर्विचार करने की जो शक्ति प्रदान की गई है यह उच्चतम न्यायालय को प्रदान की गई है। यह भारतीय संविधान के आर्टिकल 137 137 में इसका वर्णन किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह स्वयं द्वारा दिए गए आदेश और निर्णय पर पुनर्विचार कर सके, यदि उचित समझे तो उसमें आवश्यक परिवर्तन कर सकता है, उसको पुनर्विचार भी कर सकता है, यदि आवश्यक समझता है तो उसमें परिवर्तन भी चेंज भी कुछ कर सकता है। यह सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार प्राप्त होता है। नेक्स्ट दोस्तों है अभिलेख न्यायालय का भी काम करता है उच्चतम न्यायालय। अनुच्छेद 129 में बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय को अधिकार अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। किस आर्टिकल के अंतर्गत? 129 आर्टिकल के अंतर्गत। इसका आशय यह है कि इस न्यायालय में निर्णय के सब जगह साक्षी के रूप में स्वीकार किए जाएंगे और इसकी प्रामाणिकता के विषय में प्रश्न नहीं किया जाएगा। यानी कि दोस्तों अगर कोई विवाद हो, चाहे अभिलेख न्यायालय का काम करता है, एक बार सुनवाई उच्चतम न्यायालय को दे दिया गया है, उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिया गया है, तो उस पर पुनर्विचार भी किया जा सकता है, लेकिन उसको निर्णय को सब जगह साक्षी के रूप में स्वीकार भी किया जाएगा। इसके प्रामाणिकता के विषय पर प्रश्न नहीं किया जाएगा। यानी कि दोस्तों अगर एक बार आदेश दे देता है सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, तो उसको मानना ही पड़ेगा। हालांकि पुनर्विचार तो किया जा सकता है लेकिन उसको मानना आवश्यक समझा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है मौलिक अधिकारों का रक्षक। दोस्तों हम जानते हैं कि मौलिक अधिकार जब भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था तो उसमें मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन कुछ समय के बाद संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया था जो 19 क के अंतर्गत रखा गया था। इसको संपत्ति के अधिकार को हटा करके विधि के अधिकार के अंतर्गत रखा गया है, अनुच्छेद 300 क में रखा गया है। तो इस समय दोस्तों अगर देखा जाए तो मौलिक अधिकारों की संख्या 6 ही है, यानी कि 7 के स्थान कितनी ही 6 है। तो दोस्तों जो मौलिक अधिकारों का रक्षक का काम भी करता है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है। यह अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन किया गया है और सर्वोच्च न्यायालय के विशेष रूप से उत्तरदायी ठहराता है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करे। न्यायिक मौलिक अधिकारों के रक्षा के लिए कौन कौन से मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकता है? बंधी प्रत्यक्षीकरण कर सकता है, परमादेश कर सकता है, प्रतिषेध हो गया, अधिकार परीक्षा हो गया, उत्प्रेक्षण के लेख जारी कर सकता है। दोस्तों जो बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है तो उसके गिरफ्तार व्यक्ति के आवेदन पर रिट निकालता है और उच्चतम न्यायालय को उस व्यक्ति को न्यायालय के सामने हाजिर करता है। यानी कि किसी भी गलत तरीके से किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया गया है तो न्यायालय के समीप उसको सही समय पर पेश किया जाए, इसी को बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। और दोस्तों इसी तरह अगर परमादेश की बात की जाए तो परमादेश के अंतर्गत यह आदेश उस समय जारी किया जाता है जब कोई सरकारी अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य को नहीं पूरा करता है, तो उस समय परमादेश के अंतर्गत वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। इसी तरह दोस्तों है प्रतिषेध के बारे में अगर बात की जाए तो इसके द्वारा उच्चतम न्यायालय हो चाहे हाई कोर्ट हो, उसके नीचे के न्यायालय को आदेश देता है कि वह न्यायालय या नीचे के न्यायालय को वहाँ से कोई कार्यवाही न करे क्योंकि वह मामला अधिकार क्षेत्र से बाहर हो। जैसे आपके हाई कोर्ट है, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो अधिकार क्षेत्र है उसी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत वह काम कर सकता है। उसके अधिकार के बाहर जो भी आता है तो उस अधिकार क्षेत्र से बाहर के कार्यों को नहीं कर सकता है। यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दिया जाता है, इसी को प्रतिषेध कहा जाता है। और नेक्स्ट होता है अधिकार परीक्षा लेख। दोस्तों जो अधिकार परीक्षा लेख होता है, जब कोई व्यक्ति गलत तरीके से सरकारी पद को ग्रहण कर लेता है तो हाई कोर्ट या उच्चतम न्यायालय उससे पूछता है कि वह किस अधिकार से इस पद को धारण किया है।
यह अधिकार परीक्षा के अंतर्गत आता है। और नेक्स्ट होता है उत्प्रेक्षण लेख। उत्प्रेक्षण लेख के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय या हाई कोर्ट अपने नीचे के न्यायालय को मुकदमा अपने पास मंगा लेता है और निर्णय की जांच करता है। यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय के नीचे का जो हाई कोर्ट है, न्यायालय है, उसके मुकदमा को अपने पास मंगा लेता है और उस निर्णय की जांच करता है उत्प्रेक्षण के अंतर्गत। ऐसा मौलिक अधिकारों के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को अधिकार प्रदान किया गया है। तो ये सब तथ्य आपको समझना है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए दोस्तों, नोट पॉइंट है कि उच्चतम न्यायालय के संविधान के निर्वाचन संबंधी मामलों की सुनवाई और न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए, कम से कम 5 होनी चाहिए। अनुच्छेद 143 में इसका वर्णन किया गया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं उन सभी फैक्ट्स को डिटेल से वर्णन किए। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक बटन दबा करके लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे लाल बटन का सब्सक्राइब बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार से जीके से रिलेटेड वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।